गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे ऑपरेशन महादेव में पहलगाम के अपराधियों को मार गिराया गया है। अब कितने लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे उनकी किसी बात पे कोई विश्वास नहीं है। क्या जिनको मार गिराया गया है उनकी पहचान कराई गई है उन परिजनों से जिनका सिंदूर देखकर उनके सामने उनके परिजनों को मारा गया? नहीं। कराया जाएगा कि नहीं ये भी नहीं पता। मैं ज़मीनी स्तर के जो जवान ये काम कर रहे हैं मैं उनकी निष्ठा पे संदेह नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस वारदात को जो अंजाम दिया गया है मुझे आज भी संदेह है कि कलकत्ता के एसएससी भवन घेराव से ममता सरकार को राहत दिलाने के लिए किया गया था। और साथ ही संभावना ये भी है कि वहाँ जो मारे गए उनमें से किसी के परिजन के साथ संभावना है इनके कैबिनेट के किसी के कोई संबंध रहे हो। तो एक तीर से कई निशाने साधे गए और इसमें फौज के आला अफसरों ने इनका साथ दिया और अभी भी ऑपरेशन महादेव करके खाना पूर्ति करके सब कुछ रफा दफा करने में भी वे अफसर ही इनका साथ दे रहे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमें पता चला कि दुश्मन देश को आगाह किया गया था हमला करने से पहले, यानी कि यहाँ और वहाँ के बीच में एक चैनल 2 डिप्लोमेसी चल रहा था जो कि देश के साथ गद्दारी की श्रेणी में रखा जाना चाहिए कि नहीं ये देश निर्णय ले। खैर, इनके जो अविवाहित प्रचारक रहते हैं उन्हीं को बाद में पार्टी में लाया जाता है और पार्टी में फिर वे बड़े पद ग्रहण करते हुए ये स्पीकर, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री ऐसे बनाए जाते हैं। ये जो अविवाहित जीवन जी रहे होते हैं उस दौरान ये अपना आज दे रहे होते हमारे कल के लिए। हम मान रहे हैं दूर दराज के इलाकों में ये धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ काम कर रहे होते, ज़मीन पे हिंदुओं को शिक्षा देकर समाज सेवा करके संगठित कर रहे होते हैं। परंतु ये भी इंसान है और इनके कमज़ोर पलों में कुछ वीडियो वगैरह बना के इन्हें बाद में ब्लैकमेल किया जा सकता है। बंगाल में एक ऐसे ही प्रचारक का देखा गया कि 60 साल की उम्र में वे एक तलाकशुदा महिला से विवाह किए। महिला जो है एक 26 साल के पुत्र की माता थी और उनके पति भी जीवित थे। विवाह हुआ उसके 1 महीने बाद ही लड़के की संदिग्ध अवस्था में मृतदेह मिला उसके फ्लैट में। ये सब से क्या हुआ कि वो प्रचारक जो है वो बैकफुट में आ गया। वो काफ़ी बड़े पदों में रहा है बीजेपी में और सांसद और विधायक दोनों रहा है। अब इस पूरे प्रकरण में कौन करा रहा है पता नहीं। संभावना है कि जिनसे विवाह हुआ है वे प्लांटेड हो और उनने ऐसा किया है, या उनने कोई ब्लैकमेल करके विवाह किया इस प्रचारक के साथ। बदले में प्रचारक ने इसके लड़के को मरवा दिया और बदले में महिला ने उस प्रचारक के साथ जिन वीडियो के जरिए बातें किया विवाह करने के लिए उन्हीं में से कोई एक वीडियो किसी यूट्यूबर को दे दिया जो कि अब ब्लू फिल्म के तौर पे फैलाया गया बंगाल में। जो भी हो, यह संभावना है कि आरएसएस के लोगों ने ही सब कराया हो इनसे पीछा छुड़ाने के लिए, या ये भी संभावना ममता सरकार करा रही हो इनसे पीछा छुड़ाने के लिए। देखिए, अभी जो सरकार है वो एक संगठन से उसके लोग आते हैं। बीजेपी का जो बोलते हैं गाइडेंस देने वाला संगठन वो आरएसएस है। आरएसएस के प्रचारक विवाह नहीं करते, दूर दराज के इलाकों में जाके हिंदुत्व के लिए संगठन कर रहे हैं। हम मानते हैं वो अपना आज दिया हमारे कल के लिए, लेकिन कमज़ोर पलों में उनके कुछ वीडियो वगैरह बना के उनसे हिंदुत्व के हित से समझौता करने के लिए भी बाध्य किया जा सकता है। मैं कई समय से बोल रही थी कि वनवासी इतने जाबाज होते हैं कि उनको अगर छोड़ दिया जाए तो वो आज का आज वनवासी ला के खाली करा दे ईसाई मिशनरियों से।
वे बेहद परेशान हैं ईसाई मिशनरियों से, क्योंकि ये कोई सेवा वगैरह नहीं करते हैं। वनवासी बच्चों का इधर उधर करना, लड़कों का इधर उधर करना, ये सब चलता रहता है। इनके यहाँ पे जो जर्मनी वगैरह से जो मिशनरीज आते हैं गोरी चमड़ी, इनके यहाँ पे क्या करते हैं मुझे सब पता है। मैं ऐसे अस्पतालों में काम कर चुकी हूँ। तो अगर वनवासी चाहे तो एक दिन में खाली करा दे, तो ये मिशनरी यहाँ पे पले कैसे हुए हैं, इनको कौन पाल रहा है? मुलक्कल को एक नन द्वारा ऐसा जघन्य आरोप के बावजूद किसने साफ बचा लिया। अभी बंगाल में एक ब्लू फिल्म टाइप का एक वीडियो एक नेता से संबंधित वायरल हुआ है, जिससे कि कुछ संदेह हो रहा है कि इन आदिवासी इलाकों में इन लोगों को कौन पाल रहा है। संभावना है कि बीजेपी आरएसएस के लोग ही हाईजैक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनके कमज़ोर पलों के संवेदनशील वीडियो दिखाया जाता है उनको, और वो बाहर आ जाए तो हड़कंप मच जाएगा। तो इन आदिवासी इलाकों से इन ईसाई मिशनरियों को कभी भी खदेड़ के भगाया नहीं जा सकेगा, और आखिरकार हमारे मेनलैंड में नागालैंड मिज़ोरम बनते जाएंगे। मैं इसकी पुष्टि करती हूँ, इसको समझाती हूँ बंगाल में वायरल हुए एक ब्लू फिल्म नुमा वीडियो से। बंगाल बीजेपी के कद्दावर नेता, एक तरह से कहे कि बंगाल में बीजेपी को अस्तित्व में लाया है इस व्यक्ति ने। ये एक सांसद भी रहा है, विधायक भी रहा है, और अखिल भारतीय स्तर पे एक बड़ा पद भी ग्रहण कर चुका है। 60 साल की उम्र में अचानक पता चला इनका विवाह हो रहा है एक तलाकशुदा महिला से, जिसकी कि 26 साल का युवा पुत्र भी है। तो इनने एकदम पूरे हिंदू रीति रिवाज से दिखावा करके शादी किया, और उसकी 1 महीने के भीतर भीतर ही संदिग्ध अवस्था में उस महिला के पुत्र की लाश मिली उसके फ्लैट में। जल्दी जल्दी उसे रफा दफा करवा दिया गया। ममता दीदी की पुलिस है, ममता दीदी पुलिस मंत्री है, सब कुछ हो गया, कोई केस वेस नहीं बना। उस लड़के का पिता राजा दास गुप्ता, वो पाँव से उनको कुछ दिक्कत है, उनको चलने फिरने में दिक्कत है, वैसे ही उनका मनोबल कमजोर था, वो कोई केस वगैरह कर नहीं पाए, और इस युवा लड़के की मृत्यु को रफा दफा करा दिया गया। अभी एक ब्लू फिल्म नुमा वीडियो उस नेता का जारी हुआ है। आरामबाग टीवी के एक व्यक्ति ने इसे जारी किया है, और कह रहे हैं कि एलिस सेनगुप्ता नाम की किसी आईडी में ये फिल्म आया था, वहाँ से उनने से अपलोड करके अपने चैनल में दिखाया। अब एलिस सेनगुप्ता नाम का जो चैनल है वो डिलीट हो गया आईडी फेसबुक से, और ये वीडियो जो है इसमें जो दिखाया जा रहा है उसमें मुझे जो लगा है ये वही महिला है जिनसे उनका विवाह हुआ है। खैर, हमें कुछ नहीं कहना है। व्यक्ति ने, कद्दावर नेता ने पुलिस के आईटी विभाग में केस दायर किया है। अब सच क्या है वो बाहर आएगा, कि या फिर वैसे ही समय बिताया जाएगा और सब कुछ रफा दफा कर दिया जाएगा। जो भी हो, संभावना है कि महिला ने कुछ वीडियो वगैरह करा लिए और इनको ब्लैकमेल किया, तब जाके इन्होंने विवाह किया उससे। तो उनने जब विवाह किया उसके बाद उसके लड़के को किसने मरवाया? ममता दीदी की सरकार ने। ममता दीदी को तो दिख ही रहा है कि इनकी सरकार एक आपराधिक सरकार है, या बीजेपी आरएसएस के लोगों ने ही ऐसा किया है इनको, इनसे पीछा छुड़ाने के लिए, या फिर इनको बैकफुट में लाने के लिए। या संभावना है कि आरएसएस चाहती ही नहीं बीजेपी सत्ता में आए जब तक का कि उन्हें कोई प्रॉपर नेता ना मिल जाए बंगाल में, कोई ऐसे तबके से कोई नेता ना मिल जाए जिनका कि 1946 के अंबेडकर चुनाव के दौरान जो हुआ था, जातिवादी नंगा नाच हुआ था जसोर खुलना में, वैसा कोई जातिवादी समाज का नेता ना हो। उसके अलावा कोई व्यक्ति जब तक का ना मिल जाए तब तक का वे अपनी सरकार बनाएंगे ही नहीं। या ममता दीदी के जरिए ही वे नागपुर से बैठ के कलकत्ता संचालन को एक बेहतर ऑप्शन समझते हैं। जो भी हो, या ये भी संभावना है कि ये व्यक्ति ने खुद ही ने मरवा दिया, कि ज़बरदस्ती वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करके शादी किया तो लो जाके लड़के को ही मरवा दिया। क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन
लड़के की मृत्यु के समय माँ जो है वो कह रही थी कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन इसने मना कर दिया था कि वो अपने बलबूते रहे, ऐसा बोला। लड़का न कि काउंसलिंग लेता था, ड्रग्स लेता था। बताइए तो, आम तौर पे क्या हर घर में लड़के लोग, बच्चे लोग काउंसलिंग और ड्रग्स लेते हैं? माता पिता की चाल चलती में कुछ गड़बड़ रहता है जो कि उनको अंदर तक का झकझोर देता है, वे कह नहीं पाते हैं, लेकिन फिर वे ड्रग्स और काउंसलिंग के मोहताज हो जाते हैं। जो भी हुआ, एकदम युवा लड़का 26 साल का, उसके पिता राजा दासगुप्त को न्याय मिलनी चाहिए। मुझे संदेह है ये मृत्यु संदिग्ध है, ये नेचुरल मृत्यु नहीं है। उसे पैनक्रियाटाइटिस बोल के जिस तरीके से रफा दफा किया गया है वो गलत है। अभी जो ब्लू फिल्म वीडियो जारी हुआ है उसमें महिला, मुझे लगा है कि ये महिला ही है और शायद इसी टाइप के वीडियोस के जरिए ही ब्लैकमेल करके विवाह तक का लाया गया इस व्यक्ति को। खैर, इससे एक बात साबित हो रहा है कि इस तरीके से अविवाहित प्रचारकों को कमजोर पलों में फंसाया जा सकता है, उनको ब्लैकमेल करके उनको कुछ काम के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसा ही एक और प्रचारक जिनको अभी सर्वे सर्वा बनाया गया बंगाल बीजेपी का, वे भी प्रचारक रहे आरएसएस के। उनके बारे में एक महिला सामने आई है, उनका चेहरा धुंधला कर दिया गया और वे उनके साथ निजी पलों को बोल रही है, जो कि अत्यंत अश्लील तरीके से विवरण एकदम, वो भी ब्लू फिल्म मार्क का विवरण दे रही है। यानी ये लोग जब प्रचारक होकर दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे होते हैं तो इनकी विवाहित महिलाओं के साथ, समाज के भीतर की विवाहित महिलाओं के साथ, तलाकशुदा महिला है या ऐसे जो भी है, उनके साथ संबंध बन रहे हैं, जिनके कि इस दर्जे के विवरण या वीडियोस लोगों के पास है। ये तो ऐसे संबंध इनके सिर्फ हिंदुओं के साथ ही बन रहे हैं ना, मुसलमानों के साथ भी बन रहे हैं। उनके पास भी हो सकता है इनके वीडियोस वगैरह है, जिससे कि इन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है, हिंदू हितों के साथ समझौता करने के लिए इन्हें बाध्य किया जा सकता है। ईसाई मिशनरियों के पास भी इनके ऐसे वीडियो होंगे। तो अब समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, हमारे फौज के जो आला अफसर हैं, उनका जो स्टाफ कॉलेज एग्ज़ाम होता है उसी के आधार पर कर्नल के ऊपर उनकी पदोन्नति होती है। और स्टाफ कॉलेज जो एग्ज़ाम है वो अपने आप में एक अत्यंत संदिग्ध एग्ज़ाम है, जिसके चलते उनको भी समझौते के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस तरीके से युद्ध विराम हो रहा था, जो गतिविधियां हो रही थी, देख के समझ में आ रहा था फौज में भर्ती वगैरह गड़बड़ तरीके से हो रहे हैं। और एक तबका है फौज के भीतर जो पूर्णतः संदिग्ध है और फौज पूरी तरह से हाईजैक्ट है, अफसर तबका गड़बड़ है। मैं सैनिकों के भर्ती के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि कई सैनिक होते हैं, सोच लीजिए जम्मू है, कई लोकेलिटीज़ होते हैं जहाँ पे सोच लीजिए एक भाई की भर्ती हुई है। वो भर्ती होके क्या करता है, एक अफसर को ढूंढ लेता, एक अफसर अपने मुताबिक एक बैटमैन को ढूंढ लेता है। वो बैटमैन सब काम वगैरह करते रहता है, अफसर को ताकत मिलती रहती है। उनके कई इंटरनल पॉलिटिक्स, कई इंटरनल डायनामिक्स होते हैं, जिसमें अगर इस तरीके से एक बैटमैन अपना अफसर का साथ देता रहे तो ताकत मिलती है। ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और फिर क्या करता वो बैटमैन, अपने किसी भाई और भी भाई वगैरह लोगों का क्या करता है, सिफारिश लेके आता है और चुपचाप जो प्रॉपर जो सैनिक भर्ती का जो तरीका है उसके परे कुछ मदद करके उस भाई भतीजे लोगों की भर्ती होती है। सैनिक लोगों की इस तरीके से भर्ती हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वह पूरी तरह से अयोग्य है, लेकिन और भी योग्य लोग हैं। तो भीतर जो भर्ती होता है सैनिकों का, ये भी सच है। अगर ऐसी भर्ती होती है तो फिर ये जवान जो है ये खुद ही चाहेंगे कि बैटमैन सिस्टम बना रहे और ये जो झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, कोमोड सफाई, बच्चा स्कूल ले जाना ले आना जारी रहे। यानी तंत्र पूरी तरह से हाईजैक्ट है। तो अभी जो अमित शाह जी ऑपरेशन महादेव बोल के कह रहे, तो इसमें उनका विरोध करने के लिए कोई खास विरोध होगा नहीं फौजी तबके से भी। अफसर हाईजैक्ट है, जवान खुद अपने भाई भतीजों की भर्ती करवाते इस तरीके से 2 नंबरी रास्ते से।
ये जो बीजेपी आरएसएस की जो सरकार बनी है, इसके कई लोग आरएसएस से आते हैं। उन लोगों का जब वो दूर दराज के इलाकों में अकेले प्रचारक के तौर पे काम कर रहे होते, उनके या उनके संगठन के कई लोगों के कमजोर पलों में बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो वगैरह समाज में है लोगों के पास, तो इनसे हिंदुत्व के हितों के साथ समझौता करवाया जा सकता है। विदेशी एजेंसीज भी ऐसे लोगों से फायदा लेते होंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारा तंत्र जो है वो हाईजैक्ड है। मैं संसद में प्रियंका जी का भाषण सुन रही थी, अभी ऑपरेशन महावीर के महादेव के बाद जो वो भाषण दे रही थी, उनने कहा कि 2019 में ही एक आतंकवादी संगठन आतंक फैला रहा था कश्मीर में, लेकिन 2023 में जाके उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। तो वो जो कह रही थी बात यद्यपि युक्तिपूर्ण है, फिर भी वो जिस तरीके से बात कर रही थी, उनका लहजा, वो जिस तरीके से सवाल जवाब कर रही, उससे मुझे एक शक हुआ है कि शायद रॉबर्ट वाड्रा के कारण हो या जो भी हो, प्रियंका गांधी का भी इस सरकार के साथ, बीजेपी आरएसएस के साथ कोई एक चैनल 2 चल रहा है। यह संभावना है कि अब उनका समय कमजोर है, तो सोनिया गांधी ने ही बच्चों को कहा होगा कि वे 2 गुटों में बढ़ जाए। एक राहुल होगा जिसका कि मुझे फिर भी कम दिख रहा है, कम साठगांठ दिख रहा है बीजेपी आरएसएस के साथ, और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का शायद कोई एक हो चुका है साठगांठ बीजेपी आरएसएस के साथ। ऐसी संभावना है, या फिर हो सकता है भीतर भीतर ही उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट किया है उनकी माताजी के कहने पे कि 2 भाई बहनों में एक धारा जो है चैनल 2 डिप्लोमेसी बनाए रखे बीजेपी आरएसएस। अब ये मामला क्या है, ये हम 2026 के बाद ही पता कर पाएंगे, जब बंगाल चुनाव नतीजे निकलेंगे। अगर आरएसएस ने जैसे तैसे बीजेपी को तोड़ के अंदर से कमजोर करके और फिर कमजोर दिखा के ईवीएम के जरिए ममता दीदी को फिर से बंगाल की सत्ता दिया, और कलकत्ता का संचालन नागपुर से बैठ के ममता दीदी के जरिए जारी रखने को ही अपना अगला कदम दिखाया, तो हम समझ जाएंगे कि मैं जो सोच रही हूँ वही सही है। ये हाईजैक हो चुके हैं और इनका हिंदू राष्ट्र निर्माण वगैरह में ज़्यादा रुचि नहीं है। ये फूंक फूंक के कदम रखेंगे, और जब तक का ये हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे, तब तक का हमारी जनसंख्या प्रतिशत 30% से नीचे लुढ़क चुकी होंगी। इनमें से ज़्यादातर नेतागण जो है, जो दिख रहा है आज बहुत महान दिख रहे हैं, वो या तो दुनिया में ही नहीं रहेंगे या ये भाग चुके होंगे। इनके बच्चे वगैरह सब विदेशों में भाग रहे हैं। मोदी जी जब आए थे तब वे ताकतवर दिख रहे थे, लेकिन उनके भी शायद आपत्तिजनक वीडियो वगैरह है, जिस कारण से वे अब वैसा काम नहीं कर रहे जैसा वे पहले कर रहे थे, उनसे उम्मीद थी जैसा। योगी जी ने गोहत्या पे प्रतिबंध नहीं लगाया है। हाथरस वाले बाबा जी के यहाँ जब भगदड़ हुआ तो लखनऊ वाले बाबा जी एकदम उनको जैसे तैसे बचा लिया। उस दौरान उस आश्रम में 16 साल की बच्चों की बात हो रही थी, और तब मूंछ तान के रावण ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, उल्टा उन्होंने चुप्पी धारण करके इनको एक तरीके से बचा लिया। बदले में वो नगीना से जिता दिए गए। अब वो जीतने के बाद एक महिला उनके ऊपर जो आरोप लगा रही है वे अत्यंत संदिग्ध है, उसे जैसे तैसे रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब अगर तथ्य बाहर आए, हो सकता है बंगाल का ये जो ब्लू फिल्म कांड जो दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा संवेदनशील तथ्य बाहर आए, यानी कि हमारे राजनेता जो है कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से हाईजैक्ट हो रहे हैं, वो समझौता कर रहे हैं, और इन समझौतों के बीच में मुस्लिम महिलाएं कोक युद्ध के जरिए जनसांख्यिकी बदल ले रही है। हिंदू जनसंख्या प्रतिशत निरंतर घटते जा रहा है। हम 50% से नीचे ही आ चुके होंगे। पता नहीं हमें असली जमीनी स्थिति क्या है। ऐसे में मुझे लगता है अगर हिंदू समाज हिंदू मैरिज एक्ट को रद्द करके समाज के हाथ में दे दिया जाए जनसांख्यिकी बचाना, यही सबसे अच्छा रहेगा, या फिर तंत्र ही बदल दिया जाए और
राजतंत्र ला दिया जाए, या पूरी तरह से राजतंत्र ना भी लाया जाए तो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट की जगह अगर हमारे राज्य रजवाड़ों में से ही किसी एक जन को एक परमानेंट तौर पे छत्रपति के पद पर नियुक्त कर दिया जाए और वे धर्माचार्यों की अगुवाई में हिंदू जनसांख्यिकी पे नज़र रखे तो अच्छा रहेगा। और फौज जो है, फौज भी उनके अंडर में ही आए, ऐसा कोई एक व्यवस्था हो तो अच्छा होगा। कि हमने तो ये जो गणतंत्र हमने लिया है, हमने तो अंग्रेजों से लिया है, तो अंग्रेजों में भी तो लिमिटेड मोनार्की है। अगर उनमें मोनार्की हो सकता है, लिमिटेड मोनार्की, तो हम में क्यों नहीं हो सकता है कि हमारा जो राष्ट्रपति का पद उसे छत्रपति बना दिया जाए, उसमें हमारे राजे रजवाड़ों जिनसे कि लिया गया है रियासतें, उनमें से किसी एक जन को बनाया जाए और वे जनसांख्यिकी धर्माचार्यों की अगुवाई में हिंदू जनसांख्यिकी, हिंदू विवाह परिवार व्यवस्था पे ध्यान दे और फौज भी उनके अधीन रहे। ऐसा अगर होगा तो हमारे जो अफसर वर्ग में, फौज के अफसर वर्ग में जो बुराइयां आ चुकी है, स्टाफ कॉलेज एग्ज़ाम पास में जो गंदगियां हैं जिसे लोग बोलना तक का नहीं चाह रहे हैं, और फिर उसी व्यवस्था के तहत जो वो बैटमैन सिस्टम चलाए रखते हैं, और कुछ जवान जब अपने भाई भतीजे लोगों की भर्ती के लिए इस तरह की बैटमैन सेवाओं को जारी भी रखना चाहते हैं, तो इन गंदगियों पर अगर हम लगाम ही नहीं लगाएंगे तो हम तो एक देश के तौर पर कमज़ोर है। हम भीतर से भी कमज़ोर है क्योंकि हमारी जनसांख्यिकी बदल रही है, हम बाहर से भी कमज़ोर है क्योंकि हमारे फौज में सेंधमारी हो चुकी है, हमारा अफसर तब का भ्रष्ट है, और हमारे जो नेतागण आ रहे हैं सरकार बना के वे भी भ्रष्ट है या हाईजैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। उनके ब्लू फिल्म नुमा वीडियोस वगैरह बाजार में फैला के अफरा तफरी मचाया जा सकता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। हम बंगाल चुनाव नतीजों का इंतज़ार करें। 2026 में जो नतीजे निकलेंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा कि ये आरएसएस हमें देश को कहाँ ले जा रहा है। अगर ये रसातल में ले जा रहे हैं तो हम तो वापस वामपंथ या कांग्रेस के पास वापस जाना नहीं चाहेंगे। तो ये पूरी तरह से अगर तंत्र ना भी बदला जा सके तो लिमिटेड मोनार्की की तरफ देखा जाए। और मैं आखिर में अपना यही निष्कर्ष देती हूँ कि ऑपरेशन महादेव जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही झूठ है, और एक तीर से कई निशाने साधे गए थे पहलगाम हत्याकांड को अंजाम देकर, और फिर उस पर लीपापोती करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लाया गया, और फिर उस पर लीपापोती करने के लिए ऑपरेशन महादेव लाया गया, और सब कुछ रफा दफा कर लिया गया ऐसा लग रहा है। लेकिन इस सब में बहुत कुछ बाहर भी आ गया है। इनके हमारे फौज के आला अफसर तबके में जो गंदगी है वो भी बाहर आ चुका है, और ये जो तथाकथित ये जो प्रचारक से जो बनते हैं, नेतागण बनते हैं, तो इनके जो कई निजी राज हो सकते हैं जिनके चलते ये हिंदू हितों के साथ समझौता कर सकते हैं, ये बात भी बाहर आ गया है। और अब हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और हिंदू अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करना है, ये नागरिकों के तौर पे अगर हम चिंतन मनन शुरू कर दें तो अच्छा होगा। राष्ट्र चिंतन मनन करें। वंदे मातरम।